हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स बिहेवियरल फाउंडेशन ऑफ मार्केट इंटरेक्शन वाले स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर 3 का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंड बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो के अंदर हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनका आना आपके एग्जाम में 80 to 90% पॉसिबल है। ठीक है, ये कोई रैंडमली पिक्ड क्वेश्चंस नहीं है। जैसा आप सब जानते हैं, हम यहाँ पे PYQs आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ जी। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो शुरू से लेके आखिर तक, तो आप अपना 80 to 90% सिलेबस भी यहीं पे कवर कर लोगे, क्योंकि हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया मिल सके। और अगर मान लो कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर से आ भी जाए, तो एटलीस्ट आपको जो है 60% क्वेश्चन का आंसर तो आप दे ही पाओ। ठीक है, तो इस चीज़ की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। एंड बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। हम ऑलरेडी बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, मार्केट इंटरेक्शंस के बारे में, उसी से रिलेटेड है। बहुत आसान सब्जेक्ट है। एक बार वीडियो को देखने की ज़रूरत है, ध्यान से एक बार देख लोगे तो मुझे नहीं लगता दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एंड जैसा आप सब जानते हैं दैट वीडियो के दौरान मैं आपको एक गिव अवे ऑफर देती हूँ। गिव अवे ऑफर क्या रहेगा दैट वीडियो के दौरान मैं कहीं पे भी आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट इन 3 क्वेश्चंस का बिल्कुल सही जवाब देगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, उन सब स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिलने वाले हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन सभी स्टूडेंट्स को ये नोट्स मिलेंगे। एंड लेकिन कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन ये है कि सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स हैं जिनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे। विनर्स सिर्फ 3 होने वाले हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस का आंसर दोगे और कितना सही जवाब दोगे। विनर्स को अनाउंस किया जाएगा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हो कि किस किस को फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे। एंड जो नहीं ले पाएंगे, जो हार जाएंगे, यू डोंट जो हारना तो नहीं है, यानी कि जो उन 3 लकी विनर्स में नहीं आएंगे, उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप सबको पता है, हम आपको एक स्टूडेंट फ्रेंडली ऑफ़र प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट फ्रेंडली ऑफ़र क्या कहता है कि आपको पर नोट जो है 45 रुपीज़ पे करने हैं, जो कि एक बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली अमाउंट है, राइट। अगर आप एक से ज़्यादा नोट्स लेना चाहते हैं तो आप पर नोट्स जो है 40 रुपीज़ पे करेंगे। और अगर आप एक कॉम्बो लेंगे सीधा 6 से 7 सब्जेक्ट्स का, तो 5 का आप पे करेंगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 7 का लेंगे तो फिर 6 का पे करेंगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ जी, पहला ही हमारा बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ चुका है। न्यूमेरिकल तो नहीं है बट थ्योरी बेस्ड है, हमें इसे प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैं इंग्लिश के अंदर पढ़ूंगी, एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी के अंदर दूंगी, ताकि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ सके। हिंदी के स्टूडेंट्स आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़, एक क्वेश्चन को आप एक प्रॉपर तरीके से 3 पार्ट्स में जो है आंसर करते हो। सबसे पहला आएगा आपका इंट्रोडक्शन, फिर आएगा आपका मेन बॉडी, फिर आता है आपका कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्वेश्चन के बारे में जो कुछ भी पता है आप वो लिख दो। जैसे मान लो कि आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दो, इसकी मार्केट के अंदर क्या वैल्यू है वो बता दो। इंट्रोडक्शन के अंदर आप कुछ भी थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के रिलेटेड उसके आसपास लिख सकते हो। ठीक है, ये कम से कम 1 पेज का लिख दो। ठीक है, मेन बॉडी के अंदर आपने स्ट्रिक्टली क्वेश्चन का आंसर देना है। जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब देना है, कोई इधर उधर की फालतू चीज़ आपने नहीं लिखनी है। ठीक है, स्ट्रिक्टली क्वेश्चन का आंसर दोगे आप, और ये कम से कम 2 पेज में तो लिखना ही है। ठीक है, कंक्लूजन के अंदर आप लिख दो कि आपने पूरे आंसर के अंदर क्या बताया है। टॉपिक लिख दो, उनके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो, वो आपने कंक्लूजन में लिखना है। ये आपका 1 पेज का हो गया। टोटल आप 4 पेज जो है लिख दोगे, तो आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 4 पेज तो एटलीस्ट लिखना चाहिए आंसर को। एंड ये बहुत ही आसान तरीका है एक प्रॉपर तरीके से आंसर लिखने का, ताकि अगर आपका टीचर पूरा आंसर ना भी पढ़ पाए तो एटलीस्ट आपका मेन बॉडी या फिर कंक्लूजन पढ़ के वो आपका जो है अकॉर्डिंगली मार्क्स दे सकता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ दैट मैं इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन यानी कि परिचय और निष्कर्ष मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है,
आपको यहाँ पे आंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप या फिर नोट्स लोगे वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप वहाँ से आइडिया ले सकते हो कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अंदर आप क्या लिख सकते हो। वो मेन पार्ट नहीं है, मेन है आपका आंसर, दैट इज़ मेन बॉडी। मेन बॉडी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो पहला क्वेश्चन पूछता है, लेट बजट लाइन बी गिवन बाय पी एक्स एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू एम इफ़ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डबल्स। यानी कि कंज्यूमर की जो इनकम है, जो हमारा कस्टमर है, उसकी इनकम डबल हो जाए, प्राइस ऑफ एक्स ऑल्सो डबल्स, एक्स की वैल्यू भी ज़्यादा बढ़े। अगर मान लो कि जो एम की नहीं सॉरी कंज्यूमर है, कंज्यूमर की वैल्यू जो है वो 2z होगी, ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू है वो भी 2 हो जाएगी इंटू z, 2z हो जाएगी, ठीक है। एंड गुड वाई हैज़ पर यूनिट टैक्स ऑफ टी इम्पोज्ड, राइट इक्वेशन ऑफ न्यू बजट लाइन। टी टैक्स आपने इम्पोज करने के बाद जो बजट निकलेगा वो आपने निकालना है, बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो। ओरिजिनल बजट लाइन हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है। चेंजेस क्या आए हैं, चेंजेस आए हैं कि जो कंज्यूमर है उसकी जो इनकम है वो डबल हो गई है, 2x हो गई है, तो 2m हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो, हाँ, अगर m उसकी इनकम है और डबल हो जाएगी तो 2m हो जाएगा। और अगर x का जो डबल प्राइस हो जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, 2px। और t टैक्स पर यूनिट t हो जाता है तो py प्लस t। तो यहाँ से क्या इक्वेशन निकलेगी, 2px प्लस py प्लस t इंटू वाई इज इक्वल टू 2m। ये आपकी नई इक्वेशन बन गई है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द न्यू कंजप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर। देखो बहुत ही आसान चीज़ है। आपने हमेशा यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि m तो रहेगा आपका कस्टमर एंड x जो है x इज़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और जब भी आपको टैक्स लगाने को बोला जाएगा तो आप पी वाई के साथ जो है टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो। ये क्वेश्चन अच्छा है। द डेरिवेशन ऑफ डिमांडिंग कर्व यूजिंग प्राइस ऑफर कर्व। प्राइस ऑफर कर्व यानी कि मूल्य उपभोग वक्र के से मांग वक्र की उपयुक्ति। The price offer curve shows that the locus of equilibrium points obtained when the price of good X changes while income preferences of the goods of Y remain constant। ये क्या कहना चाहता है कि अगर M की वैल्यू डबल हुई है तो X की तो हुई है, लेकिन वहाँ से Y के ऊपर कोई चेंज नहीं आया है। When the price of X falls, लेकिन जैसे ही X की वैल्यू कम हो जाएगी, जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा, द बजट लाइन रोटेट्स आउटवर्ड। जो बजट लाइन है वो आउटवर्ड रोटेट करेगी एंड द कंज्यूमर रीचेज अ हायर इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ से कंज्यूमर जो वो हायर इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुँचेगा in difference curve. By joining all such equilibrium points, the price of a curve is obtained. To derive the demand curve, the plot x of x is vertical axis पे है, जो x है वो horizontal axis पर रहेगा। Corresponding to each equilibrium point of the price curve, we note the quantity demand at different prices joining these points is the। हाँ, ये वही थ्योरी में बताया गया है, कुछ खास नहीं है। तो ये तो बहुत छोटा ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि आप इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हो। शो द ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल फॉर परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल का जो है आपने एक परफेक्ट सब्सटीट्यूशन गुड का डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। एक रेखा की सहायता से पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के लिए इष्टतम उपभोग बंडल का दर्शाइए। ओके, तो मेन बॉडी से हम स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम बंडल अंडर परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स, यानी कि पूर्ण प्रतिस्थान वस्तुओं के अंतर्गत उपभोक्ता की संतुलना। परफेक्ट सब्सटीट्यूशन गुड्स आर दोज गुड्स विच कंज्यूमर कंसिडर identical in satisfaction and can substitute one good for another at a constant rate. For such goods, the marginal rate of substitution is constant। देखो,
परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन गुड क्या होता है, ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पर एक कंज्यूमर के लिए ना दो प्रोडक्ट हैं वो सिमिलर हैं और सेटिस्फेक्शन भी मतलब सेम ही होती है, दैट इट डजेंट मैटर कि वो इस प्रोडक्ट को परचेज करे फिर इस प्रोडक्ट को, उसे सेम जो है रिजल्ट आता है। एंड जब वो एक दूसरे को एक्सचेंज भी करवाता है तो उनका रेट सेम रहता है, कांस्टेंट रेट पर। फॉर सच गुड्स, ऐसे गुड्स के लिए द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट, जो MRS है इसका वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो सिमिलर टाइप के गुड्स का जो है सिमिलर सब्स्टिट्यूशनल रेट रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या रहेंगी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइंस विद अ कांस्टेंट स्लोप, जो कांस्टेंट स्लोप पे जाएगा आपका जो कर्व है वो, इफ़ द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर एट अ फिक्स्ड रेट, एक फिक्स्ड रेट पे दोनों जो है अपना प्रोडक्ट एक्सचेंज करने के लिए रेडी है। यूटिलिटी डिपेंड्स ओनली ऑन टोटल क्वांटिटी, नॉट ऑन द कॉम्बिनेशन। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन, देखो इसके अंदर डायग्राम नहीं बनाया गया है लेकिन आपने डायग्राम ज़रूर रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डायग्राम बनाने को बोला गया तो आप डायग्राम आपने बनाना ही बनाना है, ठीक है। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन, लेट x be measured on the horizontal axis and good y be measured on the vertical axis. Indifference curves of downward sloping straight lines, ये जो है ऐसे बनेगा, ठीक है। द बजट लाइन रिप्रेजेंट्स द इनकम कंस्ट्रेंट्स, प्राइस x इज लोअर देन द प्राइस y, अगर x जो है x का प्राइस कम है y से तो क्या रहेगा, व्हेन गुड x इज रिलेटिवली चीपर द बजट लाइन इज फ्लैटर देन द इंडिफरेंस कर्व, ये जो इंडिफरेंस कर्व है इससे बजट लाइन जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी। द कंज्यूमर अचीव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग द इंटायर इनकम ऑन गुड एक्स एंड द इक्विलिब्रियम ऑकर्स एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस। जब प्राइस ऑफ y इज लोअर देन प्राइस ऑफ x, जब y का जो प्राइस है वो x से कम हो तो बजट लाइन इज स्टीपर देन द indifference curve, the consumer purchase only good y and equilibrium is obtained through the x intercept. x intercept के साथ हम जो है वो उसको करेंगे, हाँ जी। स्थिति 3, जब दोनों वस्तुओं की कीमत समान हो, बजट रेखा और उदासीनता वक्र एक दूसरे पर स्थित हो जाते हैं, इस दशा में बजट रेखा का प्रत्येक बिंदु संतुलन बिंदु हो जाता है। यानी कि प्राइसेस ऑफ x एंड y आर इक्वल, जब x और y का प्राइस जो है वो इक्वल हो जाएगा, दोनों का सेम प्राइस हो जाएगा। द बजट लाइन कोइंसिडेंसेस विद द इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक दूसरे से इंटरसेप्ट करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। इन दिस केस एवरी पॉइंट ऑन द बजट लाइन गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, किसी भी पॉइंट पर आप जाएंगे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, leading to multiple equilibrium points. Thus for perfect substitute goods, equilibrium generally occurs a corner solution rather than at the tangency point. हाँ जी, तो B पॉइंट पर आएंगे, अधरेखीय रुचियाँ और परिस्थापन प्रभाव, यानी कि quasi-linear preference and the substitution effort. Quasi-linear preference are represented through the utility function. utility function क्या कहता है, f of x plus y, ठीक है। हाँ जी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी, विशेषताएं क्या रहेंगी, उदासीनता वक्र एक दूसरे के समांतर होते हैं, आय प्रभाव शून्य होता है, मांग की परिवर्तन केवल परिस्थान प्रभाव के कारण होती है। इंडिफरेंस कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। मार्जिनली यूटिलिटी मनी रिमेन्स कांस्टेंट, जो यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहेगा। इनकम इफेक्ट इज एब्सेंट फॉर द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ एक्स। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, गुड एक्स इज मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वैसे ही, एंड फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स कॉजेज द बजट लाइन टू रोटेट आउटवर्ड, अगर एक्स फॉल करेगा तो बजट लाइन जो है वो आउटवर्ड की तरफ रोटेट करेगी, ठीक है, और अगर ज़्यादा होता है तो वो इनवर्ड की तरफ रोटेट करेगी, ठीक है। The consumer moves from initial equilibrium to a equilibrium on a higher indifference curve. Since the indifference curves are parallel, the income effect is zero. Hence, the entire change in quantity demand of good X is due to the substitution effect alone. ठीक है,
हाँ जी, इफ़ बोथ एक्स एंड वाई आर बैड्स, इफ़ बोथ गुड्स एक्स एंड वाई आर बैड्स, दोनों बुरी हैं, ड्रो सम इंडिफरेंस कर्व एंड ऑल्सो इंडिकेट द प्रेफरेंस डायरेक्शन विद चेंजिंग इनकम। देखो गुड्स जो है, वो जो वस्तु है एक्स और वाई दोनों की दोनों बुरी हैं, यानी कि दोनों की दोनों प्रोडक्ट खराब है, ठीक है। तो यदि वस्तु एक्स और वाई दोनों बुरी हैं तो उदासीनता वक्र बनाइए और आय में परिवर्तन के साथ वरीयत की दिशा भी दर्शाइए। मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। इंडिफरेंस कर्व एंड बोथ आर बैड्स, यानी कि जब दोनों की दोनों प्रोडक्ट बुरे निकलते तो वहाँ से सेटिस्फेक्शन क्या निकलेगी? अ बैड इज अ कमोडिटी दैट रिड्यूसेस कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन व्हेन इट्स क्वांटिटी इंक्रीजेज सच एज पोल्यूशन, नॉइस और एक्सेसिव वर्कलोड। जब एक्सेसिव वर्कलोड, पोल्यूशन और होता है जिससे उसकी जो बैड प्रोडक्ट बनती है तो उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या रहेगी, जो है वो खराब होएगी। व्हेन बोथ गुड्स एक्स एंड वाई आर बैड द कंज्यूमर प्रेफर्स लेस ऑफ द बोथ गुड्स, दोनों की दोनों चीज़ें वो कम खरीदेंगे अगर खराब है तो। कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिफरेंस कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, लेफ्ट टू द राइट वो क्या जाएगा, वो अपवर्ड जाएगा। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स लोअर सेटिस्फेक्शन, द प्रेफर्ड रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन। उदासीनता वक्र ऊपर की ओर ढालने वाले हो सकते हैं। ऊंचा उदासीनता वक्र कम संतोष दर्शाता है, उपभोक्ता की वरीयत मूल बिंदु की ओर होता है। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन हम कैसे करेंगे, चित्रात्मक विवेचन हम कैसे करेंगे। क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स इज मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड गुड्स वाई इज ऑन द वर्टिकल एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व आर अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज एन इंक्रीज इन वन बैड मस्ट कॉम्पेंसेटेड बाय अ डिक्रीज इन द अदर। अगर एक के अंदर अगर बुरा प्रोडक्ट है तो दूसरे के अंदर अच्छा होना चाहिए ताकि वो मेंटेन कर सकें सेम लेवल ऑफ डिसुअलिटी। With an increase in income, the budget line shifts outwards. However, since both goods are bads, दोनों की दोनों बुरी हैं, higher income does not necessarily improve welfare. The consumer will choose a combination closer to the origin, reducing consumption of both bads as much as possible. ठीक है, hence the direction of preference is towards the origin. यानी कि X वस्तु की क्षैतिज अक्ष पर तथा Y वस्तु के ऊर्ध्व अक्ष पर दर्शाया जाता है। उदासीनता वक्र ऊपर की ओर ढलान लेते हैं क्योंकि बुराई की वृत्ति की क्षतिपूर्ति दूसरी बुराई को घटाकर करनी पड़ती है। आय बढ़ाने पर बजट रेखा बाहर की ओर खिसकती है। ठीक है, तो हम बी से स्टार्ट करेंगे। ख से पूर्ण पूरक वस्तुओं की दशा मूल प्रस्ताव की मांग वक्र, यानी कि प्राइस ऑफ अ कर्व एंड डिमांड कर्व फॉर द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट आर गुड्स दैट आर कंज्यूम टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स गुड होते हैं जिनको समान मात्रा के अंदर कंज्यूम किया जाता है। जैसे जूते हो गए आपके, ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक जूता लेके निकल लोगे। यू हैव टू परचेज अ पेयर, राइट। कार एंड पेट्रोल और पेन एंड इंक, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आएंगे ही आएंगे, ये पेयर के अंदर आएंगे। आप इनको जो है अकेले नहीं ले सकते हैं। ठीक है, पूर्ण वस्तुएं वे होती हैं जिनका उपभोग निश्चित अनुपात में ही किया जाता है, जैसे जूते की जोड़ी, गाड़ी और पेट्रोल। कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिफरेंस कर्व इज एल शेप्ड। इंडिफरेंस कर्व है जो वो एल शेप्ड होगा। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द टू गुड्स। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ द सब्सटीट्यूशन इज 0 और इनफाइनाइट। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन यानी कि चित्रात्मक विवेचन, उदासीनता वक्र के मोड़ किंक पर उपभोक्ता संतुलन प्राप्त किया जाता है। एक्स एंड वाई आर शोन ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इंडिफरेंस कर्व्स आर राइट एंगल्ड विद द किंक रिप्रेजेंटिंग फॉरवर्ड विद द कंजम्पशन। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी वैसे ही जो है वो राइट एंगल्ड वो कर्व और ज़्यादा हो जाएगा। एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स फॉल्स द बजट लाइन रोटेट आउटवर्ड्स। ठीक है, संतुलन बिंदु को मिलाने से मुख्य प्रस्ताव वक्र प्राप्त होता है। Consumer equilibrium always occur at a kink of point of the indifference curve. Joining these equilibrium points as the price change gives the price of a curve which traces the optimal consumption of X.
By plotting the quantities of X against the prices, we deprive the demand curve of good X, which slopes downward, reflecting the inverse relationship between price and quantity demand. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे. चौथा क्वेश्चन, वेट अ सेकेंड, हाँ जी, चौथा क्वेश्चन पूछना चाहता है, पूर्ण पूरक वस्तुओं के लिए उदासीनता वक्र एल आकार क्यों है, यह स्पष्ट कीजिए. एक्सप्लेन व्हाई द इंडिफरेंस कर्व इज एल शेप्ड फॉर द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड. परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स हमने अभी पढ़ा था कि जो चीज़ें आप जो है सिंगल परचेज नहीं कर सकते, आपको एक पेयर खरीदना ही होता है, जैसे शूज़, इंक और पेन. तो ये पूछ रहा है कि जो इनका इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा एल में ही क्यों होता है. ठीक है, ऐसा क्यों है. मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ठीक है, पूर्ण पूरक वस्तुओं के लिए एल आकार का उदासीनता वक्र वाई इंडिफरेंस कर्व आर एल शेप्ड फॉर द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स. परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड टुगेदर एट अ फिक्स्ड proportion. The consumer derives satisfaction only when both goods are available at a required ratio. Any extra quantity in one good alone does not increase utility. जो है ये तो ऑब्वियस सी बात है. नेचर ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स. पूर्ण पूरक वस्तुएं वे होती हैं जिनका उपभोग एक निश्चित अनुपात में ही किया जाता है. इन वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन संभव नहीं होता, यानी कि आप किसी भी एक चीज़ को ज़्यादा नहीं ले सकते. जैसे शूज़ आपने 2 ही लेने हैं, एक पेयर होता है, एक पेयर ही लेना है आपने, लेकिन आपने एक ही जो है एक शू की वैरायटी आपने 4 से 5 ले ली, तो आपसे आपकी यहाँ पे यूटिलिटी नहीं बढ़ेगी. ठीक है. नेचर ऑफ परफेक्ट गुड्स क्या रहेंगे, बाएं और दाएं जूते, गाड़ी और पेट्रोल और सुई और धागा, पेन और इंक. ठीक है, कार एंड पेट्रोल एंड लेफ्ट शू एंड राइट शू. हाँ जी. ऑल दीज केसेस द यूजफुलनेस ऑफ वन गुड डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर. एक चीज़ आपके तभी काम आएगी जब दूसरी आपके पास अवेलेबल होगी. अकेली सुई से आप कुछ नहीं कर पाएंगे. यू नीड अ थ्रेड, आपको जो है थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी. एक्सप्लेनेशन ऑफ एल कर्व यानी कि चित्रात्मक विवेचन हम करेंगे. वेट अ सेकेंड, शायद हम गलत आ गए. हाँ जी. एल आकार का कारण, किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई से उपयोगिता नहीं बढ़ती, यानी कि कंज्यूमर कैन नॉट सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर अनदर. एक के बदले में आप दूसरा ले नहीं सकते, बिकॉज यू नीड अ पेयर. ठीक है. मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज नॉट वेल डिफाइंड एट किंग पॉइंट. Along the horizontal and vertical segment of indifference curve, MRS is either 0 or infinite. MRS या तो आपका 0 रहेगा, या तो बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, या फिर infinite होगा. ठीक है. If a consumer has more of good X but no additional amount of good Y, utility remains unchanged. Utility unchanged रहेगी. Utility increases only when both goods increase simultaneously in a fixed ratio. तभी बढ़ेगी जब दोनों चीज़ें कांस्टेंट रेशियो के अंदर है. उपयोगिता तभी बढ़ सकती है जब दोनों वस्तुओं की मात्रा साथ साथ बढ़े. सीमाएं प्रतिस्थापन दर या तो शून्य होती हैं या अनंत. डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन यानी कि चित्रात्मक विवेचन हम करेंगे. एक्स वस्तु क्षेत्रीय अक्ष तथा वाई वस्तु ऊर्ध्व अक्ष की दर्शाती जाती है, यानी कि गुड एक्स इज मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. एक्स को हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई को हम वर्टिकल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. इंडिफरेंस कर्व टेक्स शेप ऑफ राइट एंगल एल. वो जो है राइट एंगल एल जो है ऐसे बनता है. द किंग रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट प्रोपोर्शन इन विच गुड्स आर कंज्यूम्ड. वो किंग जो है वो एक एग्जैक्ट प्रोपोर्शन बताता है, कोई आसपास का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, एग्जैक्ट प्रोपोर्शन बताएगा कि कितनी मात्रा में चीज़ों को कंज्यूम किया गया है. ठीक है. इस प्रकार वस्तुएं पूरक वस्तुओं की विशेष प्रकृति के कारण उदासीनता वक्र एल आकार होता है. द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आर्म्स ऑफ द कर्व इंडिकेट दैट इंक्रीजिंग ओनली वन गुड डज नॉट इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन. एक चीज़ को खरीदने से, अगर कोई सिंगल पीस खरीद रहा है तो उससे सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी. ठीक है. देयरफॉर एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व क्लियरली रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन द टू गुड्स. दो चीज़ें एक दूसरे पर कितनी निर्भर हैं ये चीज़ एल शेप दिखाता है. ठीक है. हम ख पे आएंगे. उतल रुचिया और औसत संयोजनों की विरायत, यानी कि कॉन्वेक्स प्रेफरेंस एंड प्रेफरेंस फॉर एवरेज और एक्सट्रीम्स. कॉन्वेक्स प्रेफरेंस
implies that a consumer prefers diversified or balanced combination of good rather than extreme bundles consisting of only one good. ये क्या कहता है कि एक कस्टमर जो है उसको सिर्फ एक तरह की 100 चीज़ें नहीं चाहिए, उसे अलग अलग वैरायटी की डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स रादर देन एक्सट्रीम बंडल्स, अलग अलग चीज़ें चाहिए, अलग अलग प्रकार की चीज़ें चाहिए 100 इंस्टेड ऑफ वन प्रोडक्ट 100 टाइम्स. मीनिंग ऑफ कॉन्वेक्स प्रेफरेंस. उत्तल रुचियों का अर्थ है कि एक उपभोक्ता संतुलन और विविध उपयोग का प्राथमिकता देता है. उत्तल रुचिया के अर्थ उपभोक्ता केवल एक वस्तु की आध्यात्मिक उपभोग पसंद नहीं करता, सीमांत प्रथास्पन दर घटती जाती है, विविधता उपभोक्ता को अधिक संतोष प्रदान करती है. यानी कि द कंज्यूमर वैल्यूज वैरायटी, कंज्यूमर को वैरायटी चाहिए. मार्जिनल रेट ऑफ द सब्सटीट्यूशन डिमिनिशेस एज द कंजम्पशन चेंजेस. मार्जिनल रेट जो है आपका सब्सटीट्यूशन का वो ओवर द टाइम कम हो जाएगा क्योंकि कंजम्पशन चेंज हो जाएगी. द विलिंगनेस टू सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर अनदर डिक्रीजेज ओवर टाइम. एक के बदले दूसरा प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर नहीं देना चाहेगा क्योंकि दोनों की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. ठीक है, हाँ जी. एक्सप्लेनेशन पर हम चलेंगे. ठीक है, सपोज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली गुड एक्स एंड ओनली गुड वाई. सच एक्सट्रीम बंडल्स प्रोवाइड लेस सेटिस्फैक्शन कंपेयर टू अ कॉम्बिनेशन कंटेनिंग सम अमाउंट ऑफ बोथ गुड्स. देयरफॉर द कंज्यूमर प्रेफरेंस एवरेज बंडल, वो एवरेज बंडल को ही प्रेफर करेगा. डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे. इंडिफरेंस कर्व्ड आर बोव्ड इनवर्ड. इस बार वो इनवर्ड है. टेक्स बंडल ए एंड बी ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, द मिड पॉइंट स्ट्रेट लाइन ऑफ ए एंड बी लाइज ऑन द हायर इंडिफरेंस कर्व. दिस शोज द एवरेज ऑफ द टू बंडल्स इज प्रेफर्ड टू द एक्सट्रीम, which explains why convex preferences ensure stable consumer equilibrium and interior solutions. 5वें सवाल पर चलते हैं. यह दर्शाइए कि वस्तु X पर प्रति इकाई पर कर लगाने और एकत्रित कर से उपभोक्ता को छूट देने से उपभोक्ता की स्थिति और खराब कैसे हो जाएगी. शो अ per unit tax on good X, rebating the consumer by tax collected will make consumer worse off. यानी कि जो भी उन्होंने गुड्स पर टैक्स लगाया था उससे जो है वो कंज्यूमर कैसे उसका नुकसान होता है, टैक्स कलेक्ट होने के बावजूद कैसे कंज्यूमर का नुकसान होएगा, ये हमने डिफाइन करना है. मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे. हाँ जी. प्रति इकाई कर और कर वापसी के बावजूद उपभोक्ता की हानि. यानी कि पर यूनिट टैक्स ऑन गुड एक्स कंज्यूमर वेलफेयर डिपॉजिट रिबेट. यानी कि पर यूनिट गुड टैक्स पर लगाने पर भी कैसे कंज्यूमर का नुकसान होएगा. A per unit tax is a tax imposed as a fixed amount on each unit of commodity sold. यानी कि हर एक प्रोडक्ट, हर एक चीज़ जब आप बेचते हो तो उसके ऊपर कुछ फिक्स्ड टैक्स होता है. यानी कि मान लो कि उन्होंने 2% टैक्स लगाया. यानी कि अगर आपने 50 रुपीज़ की किसी भी चीज़ को बेचा तो आप जो है उसका 13 रुपीज़ टैक्स पे करेंगे. ठीक है. अनलाइक एन एड वलोरम टैक्स विच इज़ लिवाइड एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस. यानी कि वलेरम टैक्स क्या कहता है कि आपको परसेंटेज में पे करना पड़ेगा. ठीक है, आप जो है 5% पे करेंगे, 13% करेंगे, 50% करेंगे. A per unit tax directly increases the price paid by the consumer by constant amount per unit. ये कहता है कि भाई हम तो हर प्रोडक्ट के ऊपर हमने डिसाइड कर लिया कि इतना आपने रुपया भरना है, हम आपको परसेंटेज नहीं देंगे, हम आपको डायरेक्ट बताएंगे कि कितना पैसा आपने टैक्स के ऊपर देना है. सिचुएशन बिफोर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स. इम्पोजिशन ऑफ टैक्स से पहले हमारी कैसी सिचुएशन थी. प्रति इकाई कर वह कर है जो वस्तु के प्रत्येक इकाई पर समान रूप से लगाया जाता है. इससे वस्तु की कीमत सीधे बढ़ जाती है. कर से पूर्व की स्थिति. कर से पहले उपभोक्ता की आय M तथा वस्तुओं की PX PY होती है. बजट रेखा निम्न समीकरण द्वारा दिखाई जाती है. यानी कि PX और PY से आप जो है अपनी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. बिफोर द टैक्स इज इम्पोज. टैक्स लगाने से पहले द कंज्यूमर फेसिस गिवन प्राइसेस ऑफ द गुड एक्स एंड वाई. एक्स और वाई का जो है वो पहले प्राइस देखेगा. फिर पी एक्स और पी वाई जो है, एक्स और वाई तो प्रोडक्ट है.
ठीक है। पी एक्स और पी वाई जो है वो फिक्स्ड मनी इनकम ऑफ एम है। बजट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस इक्वेशन को कि ये आपका बजट कांस्टेंट रिप्रेजेंट करती है। ग्राफिकली दिस बजट लाइन शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई दैट कंज्यूमर कैन अफोर्ड. The consumer chooses the most preferred bundle by reaching the point where the budget line is tangent to the highest, attaining the indifference curve IC1 at equilibrium. Even the consumer achieves maximum satisfaction इनकम और प्राइस. जैसे ही वो दोनों कांस्टेंट होंगे, सेटिस्फैक्शन इनकम और प्राइस से आएगा. प्रति इकाई कर लगाने का प्रभाव. जब वस्तु x पर प्रति इकाई कर t लगाया जाता है तो उसकी कीमत px प्लस t हो जाती है. इससे बजट रेखा घूमकर अंदर की ओर आ जाती है और अधिक ढलान हो जाता है. ठीक है. वस्तु x अपेक्षाकृत महंगी हो जाती है, महंगा हो जाएगा आपका प्रोडक्ट. उपभोक्ता x के स्थान पर y का अधिक उपभोक्ता करने लगता है. उपभोक्ता निम्न उदासीनता वक्र IC2 पर पहुंच जाता है. यह उपभोक्ता कल्याण में स्पष्ट गिरावट को दर्शाता है. नाउ सपोज द गवर्नमेंट इम्पोजेस अ टैक्स पर यूनिट टैक्स ऑन गुड एक्स के ऊपर भाई उन्होंने कुछ टैक्स लगा दिया. एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑफ एक्स. अब टैक्स लगाने के बाद क्या रहेगा, प्राइस बढ़ जाएगा ना प्रोडक्ट का. while the price of y remains unchanged. लेकिन y का प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा. दिस चेंज लीड्स टू अ रोटेशन ऑफ बजट लाइन इनवर्ड. जो आपका x इंटरसेप्ट पे जो है वो इनवर्ड की तरफ रोटेट करेगा. एंड इंक्रीज इन द स्लोप बजट लाइन मेकिंग गुड x रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव. और वहाँ से x जो है वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, महंगा हो जाएगा. Due to this change in relative prices, the consumer substitutes away from good x toward y. क्योंकि इस प्राइस चेंज की वजह से जो एक्स कंज्यूमर लेने वाला था वो वाई प्रोडक्ट के पास जाएगा. द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट द पॉइंट E2. और वहाँ पर आप E2 पर अपना एक नया इक्विलिब्रियम अचीव करोगे. On a lower indifference curve, this clearly indicate the loss of consumer welfare. आप यहाँ पर अपने कंज्यूमर को लॉस कर देते हो. एज अ कंज्यूमर इज नाउ on a lower level of satisfaction. रिबेटिंग द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द कंज्यूमर. यानी कि कर वापसी का प्रभाव. आप कैसे अपना टैक्स जो है टैक्स को रिटर्न ला सकते हो. अब मान लें कि सरकार वसूले गए कर पर की पूरी राशि उपभोक्ता को लौटा देती है. उससे उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है और बजट रेखा बाहर की ओर खिसकती है. किंतु वस्तुओं की सापेक्ष कीमतें पूर्ववत नहीं होती. परिस्थान प्रभाव बना रहता है. उपभोक्ता पुनः IC1 तक पहुंच पाता नहीं. ठीक है. रिबेटिंग टैक्स रेवेन्यू टू द कंज्यूमर. नाउ अज्यूम दैट द गवर्नमेंट रिबेट द एंटायर टैक्स रेवेन्यू बैक टू द कंज्यूमर. ये कह रहा है भी जितना आपसे टैक्स उन्होंने लिया था वो वापस कंज्यूमर को दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लमसम. लमसम आपको आई होप पता होगा. ठीक है. दिस इंक्रीजेज द कंज्यूमर्स मनी इनकम एंड शिफ्ट्स द पोस्ट टैक्स बजट लाइन आउटवर्ड कर देगी इस बार. ठीक है. हाँ जी. आउटवर्ड इन अ पैरेलल मैनर. हाउएवर इट इज़ क्रूशियल टू नोट दैट द रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्स रिमेन्स हायर देन बिफोर. एक्स का प्राइस, जबकि टैक्स जो है लमसम में गवर्नमेंट ने वापस कर दिया है, लेकिन फिर भी एक्स की वैल्यू तो हाई ही रहेगी ना. द ओरिजिनल प्राइस रेशियो इज नॉट रिस्टोर्ड. द बजट लाइन डज नॉट कोइंसाइड विद द ओरिजिनल प्री टैक्स बजट लाइन. वाइज द कंज्यूमर इज स्टिल वर्स ऑफ. यानी कि उपभोक्ता क्यों बदतर स्थिति में पहुंच रहा है. कर से उत्पन्न मूल्य विकृति के कारण उपभोक्ता को अपनी पसंद के अनुसार उपभोक्ता करने के लिए स्वतंत्रता नहीं मिलती है. इससे दक्षता नहीं हानि डेडवेट लॉस उत्पन्न होता है, जिससे कर वापसी भी समाप्त नहीं कर पाती है. इवन आफ्टर द रिब्यूट द कंज्यूमर कैन नॉट रीच द ओरिजिनल इंडिफरेंस टू द IC कर्व. दिस हैपन्स बिकॉज द सब्सटीट्यूशन एफर्ट क्रिएटेड बाय द टैक्स एंड रिमेन्स अनचेंज्ड. जो भी हमारे गवर्नमेंट ने सब्सटीट्यूशन ऑफ टैक्स लगाया है वो अनचेंज्ड ही रहेगा. शुरुआत में आपको उतना ही पे करना पड़ेगा जितना टैक्स के अकॉर्डिंग है. द टैक्स डिस्टॉर्ट्स कंजम्पशन चॉइसेस बाय मेकिंग गुड एक्स आर्टिफिशियली एक्सपेंसिव रिलेटेड टू द गुड वाई. एज अ रिजल्ट द कंज्यूमर इज फोर्स्ड टू कंज्यूम अ सब ऑप्टिमल बंडल. There is a permanent loss of efficiency known as deadweight loss.
जो परमानेंट लॉस हो जाएगा आपका, जिसे हम डेड वेट लॉस्ट कहते हैं, द वेलफेयर लॉस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड मर्सी मियरली बाय रिटर्निंग इनकम। ये जो लॉस है, ये अगर जो है टैक्स रिजाइम इन गवर्नमेंट वापस भी दे देगी तो भी आप इस लॉस को नहीं रिकवर कर पाते हैं। दस पर यूनिट टैक्स मेक्स द कंज्यूमर वर्स ऑफ इवन व्हेन द टैक्स रेवेन्यू इज फुली रिबेटेड। मेथड्स ऑफ मैनेजिंग रिस्क अदर देन द इंश्योरेंस, यानी कि बीमा के अतिरिक्त जोखिम प्रबंध के विधियां, जो जोखिम भविष्य में संभावित हानि अनिश्चित दर्शाता है। बीमा के अतिरिक्त जोखिम प्रबंध की कई विधियां अपनाई जाती हैं। रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी दैट एक्चुअल आउटकम में डिफर एक्सपेक्टेड आउटकम। जो आपने जो आउटकम एक्सपेक्ट किया है उससे हो सकता है कि कुछ डिफरेंट जो है आउटकम निकले, रिजल्ट निकले, ऑफन रिटर्निंग इन लॉस। लेकिन जब भी अनएक्सपेक्टेड आता है तो हमेशा लगभग लॉस ही होता है, सिंस इंश्योरेंस इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल टू अफोर्डेबल। इंश्योरेंस हमेशा अफोर्डेबल नहीं होती है। इंडिविजुअल्स फर्म रिलाई ऑन ऑल्टरनेटिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। जोखिम के बचाव यानी कि रिस्क अवॉइडेंस वो सबसे पहले करते हैं, ठीक है। रिस्क अवॉइडेंस इन्वॉल्व्स कंप्लीटली इन अवॉइडिंग एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी एंड पोटेंशियल लॉस। जिस भी चीज़ से आपको खतरा लगता है थोड़ा बहुत भी, आप उस चीज़ को अवॉइड ही कर देते हैं। बाय चूजिंग नॉट एंगेजिंग इन रिस्की बिहेवियर, इंडिविजुअल्स एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑल टुगेदर। लॉस ना हो इस डर के हमारी कुछ पॉसिबिलिटीज तो लोग कंसीडर ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म में अवॉइड एंटरिंग अ हाईली वॉलेटाइल मार्केट और अ पर्सन में अवॉइड डेंजरस ऑक्यूपेशंस, ठीक है। हाँ जी, जोखिम न्यूनीकरण यानी कि रिस्क रिडक्शन। दिस मेथड एम्स एट रिड्यूसिंग आइदर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस। या तो प्रोबेबिलिटी ही घटा देगा कि होगा ही नहीं लॉस, बहुत ही कम हो सकता है लॉस, या फिर मैग्नीट्यूड कि भी छोटी मैग्नीट्यूड के अंदर होगा, थोड़ा बहुत लॉस होगा, ठीक है। फर्म्स इन्वेस्ट इन सेफ्टी इक्विपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस टू मिनिमाइज रिस्क। ये कुछ एम्प्लॉय ट्रेनिंग करेंगे, कंट्रोल सिस्टम लगाएंगे ताकि रिस्क जो है वो कम से कम हो। ऑल्दो रिस्क इज नॉट एलिमिनेटेड, रिस्क बिल्कुल ही ख़त्म तो नहीं होता, इट्स इम्पैक्ट इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। उसका इम्पैक्ट, उसका जो प्रभाव है वो कम पड़ जाता है। रिस्क रिटेंशन यानी कि जोखिम वहन। अंडर रिस्क रिटेंशन, इंडिविजुअल्स और फर्म्स कॉन्शियसली डिसाइड टू बियर द रिस्क देमसेल्व्स। अब यहाँ पर जो फर्म्स है, जो कंपनीज है, वो खुद ही क्या डिसाइड करेंगी, वो कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि हम रिस्क लेंगे। दिस स्ट्रेटजी इज सुटेबल व्हेन द पोटेंशियल लॉसेज आर स्मॉल। जब पता है आप क्यों लोगे रिस्क, क्योंकि उस फर्म को पता होता है कि रिस्क बहुत, मतलब कि लॉस जो है वो बहुत थोड़ा है, प्रिडिक्टेबल है कि हाँ अगर यहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा 5% लॉस होगा, ठीक है। एंड मैनेजेबल, ये मैनेजेबल होता है। इन फर्म सेट कॉन्टिजेंसी फंड्स टू एब्जॉर्ब सच लॉसेज। रिस्क ट्रांसफर यानी कि जोखिम स्थानांतरण। रिस्क ट्रांसफर इन्वॉल्व्स the burden of risk to another, shifting the burden of risk to another party through contractual arrangement। अब वो कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कि आपका रिस्क दूसरे के ऊपर चला जाएगा। एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग आउटसोर्सिंग रिस्की ऑपरेशंस, लीजिंग इक्विपमेंट और यूजिंग हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि विविधीकरण हम कैसे करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क बाय स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, सेक्टर और रीजन्स। लॉसेज इन वन एरिया में ऑफसेट गेन इन अदर्स, देयरफॉर स्टेबलाइजिंग ओवरऑल रिटर्न्स। इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। आपने कोट भी सुना होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका क्या मतलब है, भैया आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है, आप अगर एक ही जगह पे सारी इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो गेन हुआ तो ठीक है, लेकिन जब लॉस होगा तो पूरे पैसे डूबेंगे। इससे अच्छा क्या तरीका है कि थोड़ा 5% जो है 5-6 जगह पे इन्वेस्ट कर दो। वहाँ से क्या होगा, अगर यहाँ पे और यहाँ पे लॉस भी हुआ है तो यहाँ पे तो गेन हुआ है ना, अल्टीमेटली तो आपको फ़ायदा ही होगा। सब में तो लॉस होना बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है, तो ये एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। ग्राम की सहायता से पूर्ण परिस्थिति वस्तुओं के लिए एम आरेज
का समीकरण वस्तुवन कीजिए, यानी कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ MRS फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन गुड्स विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. Use a diagram to show certainty, equivalent, expected consumption, risk premium for a consumer who risk averse, जो कि risk averse है. तो हम इसकी मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे. MRS फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तुओं के लिए MRS. मीनिंग ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या मतलब होता है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स आर द गुड्स विच अ कंज्यूमर कंसिडर्स आइडेंटिकल इन द टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन फॉर अदर एट अ कॉन्स्टेंट रेट. एक रेट पर जब वो दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं लेकिन उनका सेटिस्फैक्शन रेट सेम रहता है, तो उसको हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं. ठीक है. पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें उपभोक्ता समान संतोष प्रदान करने वाली मान्यता है और जिसके बीच प्रतिस्थापक की दर स्थिर होती है. उदाहरण चाय और कॉफ़ी, विभिन्न ब्रांड की सी वस्तुएं, यानी कि टी एंड कॉफ़ी, चाय लो या फिर कॉफ़ी लो, है ना, एक ही बात है. डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ बॉटल्ड वाटर, पानी की होती है जैसे बिस्लरी हो गया, और भी काफ़ी तरह के आए हैं. इन सच केसेस द कंज्यूमर डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर वेराइटी. यहाँ पर कंज्यूमर के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि उसे उसी ब्रांड की चीज़ चाहिए. ठीक है. बॉटल्ड वाटर चाहिए, किसी भी ब्रांड का होगा चलेगा, राइट. इंडिफरेंस कर्व एंड MRS. इंडिफरेंस कर्व यानी कि MRS की गणितीय व्युत्पादक. ठीक है. फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स द इंडिफरेंस कर्व्स आर स्ट्रेट लाइन्स. ये स्ट्रेट लाइन्स होती हैं बिकॉज द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स डज नॉट चेंज. सेम ही प्रोडक्ट है तो सब्स्टिट्यूशन का रेट थोड़ी चेंज होगा. तो क्या होगा? ये कांस्टेंट रहेगा. U इज इक्वल टू AX प्लस BY, वेयर X और Y क्या है? टू गुड्स हैं. ये टी है, ये कॉफ़ी है. A एंड B आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट. ये हमारे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट रहेंगे क्योंकि सेम इनका रेट रहेगा. मार्जिनल यूटिलिटीज़ क्या रहेंगी? MUX इज इक्वल टू A, MUXY इज इक्वल टू B रहेगा. अगर हमें MRSRX यानी कि MRSXY निकालना है तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे. ग्राफिक एक्सप्लेनेशन यानी कि चित्रात्मक विवेचन. वेट अ सेकेंड, नो वे. हाँ जी. अगर हमें चित्रात्मक विवेचन करना है वस्तु के लिए क्षेत्रित अज्ञा पर और वस्तु दर अक्ष पर दर्शाया जाता है. उदासीनता एक सीधा रेखा होती है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ एक्स इज मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्वांटिटी ऑफ वाई ऑन द वर्टिकल एक्सिस. इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. ठीक है. हाँ जी. कंज्यूमर, वेट अ सेकंड, दिस रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाई फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ X. Thus, for the perfect substitute goods, the MRS is constant and equal to the slope of indifference curve. MRS constant रहेगा और slope of indifference curve भी लगभग इक्वल ही होएगा. ठीक है. जोखिम विमुख उपभोक्ता प्रत्याशित उपभोग निश्चय समतुल्य और जोखिम प्रीमियम, यानी कि रिस्क एवर्स कंज्यूमर. अ रिस्क एवर्स कंज्यूमर प्रेफर्स अ सर्टेन आउटकम टू अ रिस्की आउटकम विद द, मतलब उनको ना एक सर्टेन आउटकम चलेगा लेकिन उनको रिस्की वाला नहीं चाहिए विद द सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू. दिस बिहेवियर अराइजेज ड्यू टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम एंड और कंजम्पशन. ठीक है. तो प्रत्याशित उपभोग यानी कि एक्सपेक्टेड कंजम्पशन कैसे रहेगा? यदि उपभोक्ता के समानता स्तर C1 एंड C2 है, यानी कि एक्सपेक्टेड कंजम्पशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी वेट एवरेज ऑफ द प्रोबेबल आउटकम्स, इफ आउटकम आर C1 एंड C2 विद प्रोबेबिलिटीज P1 माइनस P, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी. ठीक है. सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या रहेगा हमारा? निश्चित समतुल्य क्या रहेगा हमारा? CE इज स्मॉलर देन E ऑफ C. रिस्क प्रीमियम हमारा क्या रहेगा? माइनस कर देंगे हम दोनों को. ड्रामेटिक एक्सप्लेनेशन कैसे रहेगा? कंजम्पशन इज मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यूटिलिटी को हम वर्टिकल पे करेंगे और ये हमारा किसके रहेगा? ये जो है वो कॉन्केव रहेगा ओवर्जन की वजह से. ठीक है. द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ राइज कंजम्पशन लाइट बिलो द यूटिलिटी एक्सपेक्टेड कंजम्पशन. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड कंजम्पशन एंड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट्स द रिस्क प्रीमियम. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने से पहले मैं आपको वो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जिनकी हेल्प से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन नोट्स को ले सकते हैं. एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एल शेप्ड कर्व. आपने एल शेप्ड कर्व को डिफाइन करना है. ठीक है. योर सेकंड क्वेश्चन इज गिव एग्जाम्पल ऑफ एल शेप्ड कर्व. एल शेप्ड कर्व का आपने एग्जाम्पल देना है. ठीक है. हाँ जी. एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेड वेट लॉस. डेड वेट लॉस क्या होता है? डेड वेट लॉस क्या होता है? ये आपके 3 क्वेश्चंस थे. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. 7th क्वेश्चन से अब हम शुरू करेंगे. 7वां प्रश्न हमसे क्या पूछना चाहता है? कंज्यूमर इज हैविंग W1 एंड W2 एंडोवमेंट ऑफ 2 गुड्स X and Y. एक्सप्लेन द चेंज इन कंज्यूमर्स बजट लाइन इफ द वैल्यू ऑफ हर एंड डाउन. यानी कि एक उपभोक्ता के पास 2 वस्तुएं X and Y का W1 एंड W2 भंडार है. यदि उसके भंडार की मूल्य बदल जाती है तो उपभोक्ता की बजट रेखा में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए. हाँ जी. मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे. उपभोक्ता की संपत्ति एंडोवमेंट और बजट रेट, यानी कंज्यूमर्स एंडोवमेंट एंड बजट लाइन. मीनिंग ऑफ एंडोवमेंट हम पता करेंगे. एन एंडोवमेंट रेफर्स टू द इनिशियल क्वालिटी ऑफ गुड्स ओन्ड बाय कंज्यूमर बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट एक्सचेंज. यानी कि इनिशियल क्वांटिटी किसी भी कंज्यूमर के पास कितनी है और कितना वो उसे ओन करता है. ठीक है. लेट कंज्यूमर इज एंडोव्ड विद W1 यूनिट ऑफ X होगी, W2 यूनिट ऑफ Y हो गई. द प्राइसेस ऑफ एन X एंड Y कितना रहेगा? X का हो जाएगा PX, Y का हो जाएगा PY रिस्पेक्टिवली. ठीक है. वस्तु X का मात्रा W1 है, इसका W2 है, तो ये हो जाएगा. बजट कॉन्स्ट्रेंट विद एंडोवमेंट. तो संपत्ति आधारित बजट बाधा क्या रहेगी? द वैल्यू ऑफ कंज्यूमर्स, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे. ठीक है. PX W1 हो जाएगा, PY W2 हो जाएगा. तो यहाँ से जब हम यहाँ पर X की वैल्यू लेकर आएंगे, जब उनका कांस्टेंट लेकर आएंगे तो हमारी X और Y यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स उनका W1 एंड W2 जो हमने लिया था. तो चेंज इन बजट लाइन ड्यू टू द चेंज इन एंडोवमेंट वैल्यू. बजट लाइन में क्या होएगा? जब हम एंडोवमेंट वैल्यू को चेंज कर देंगे तो इफ द वैल्यू ऑफ एंडोवमेंट इंक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एंडोव्ड गुड्स इंक्रीजेज इन द क्वांटिटी ऑफ एंडोवमेंट, देन द राइट हैंड साइड ऑफ द बजट इक्वेशन इंक्रीजेज. तो यहाँ से जो हमारी राइट हैंड इक्वेशन है वो बढ़ जाएगी. ठीक है. कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर इंक्रीजेज एंड हायर इंडिफरेंस कर्व्स बिकम अनअटेनेबल. ठीक है. तो हाँ जी, इस प्रकार उपभोक्ता संभावनाएं सीमित हो जाती हैं. ठीक है. इफ़ द वैल्यू ऑफ एंडोवमेंट डिक्रीज, अगर एंडोवमेंट की वैल्यू कम होने लग गई तो द बजट लाइन शिफ्ट्स इनवर्ड. बजट लाइन आपका इनवर्ड की तरह शिफ्ट होएगा. ठीक है. द कंज्यूमर्स रियल इनकम फॉल्स एंड कंजम्पशन पॉसिबिलिटी रिड्यूस. यानी कि प्रोडक्ट का कंजम्पशन ही टोटली कम हो जाने वाला है. इंटरप्रिटेशन ऑफ MRTS 3/7. ठीक है. तो मीनिंग ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन. द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वन इनपुट दैट फर्म कैन रिड्यूस व्हेन इंक्रीजेज द यूज ऑफ अनदर इनपुट. एक इनपुट की वैल्यू कम कर दी गई है ताकि दूसरे की बढ़ाई जा सके बाय 1 यूनिट वाइल कीपिंग आउटपुट कॉन्स्टेंट. आपने अपना 2 चीज़ें यूज़ कर रहे हो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए. ठीक है. आपने X अमाउंट निकालना है लेकिन इसको कम करना है, तो क्या करेंगे? अगर ये कम हुआ है तो इसको ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि इसका रेशियो तो 2:2 रखना है ना. अगर हमें टोटल 4 चाहिए तो हम अगर इसका रेशियो 1 कर देंगे तो इसका 3 चाहिए 4 बनाने के लिए. राइट. तो हाँ जी, समीपित तकनीकी प्रस्थितन दर वह दर है जिस पर स्थान पूंजी को घटाकर दूसरे स्थान को बढ़ाया जाता है. तो MRTS की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम P और K की वैल्यू रखेंगे, P की L और K से वैल्यू रखेंगे. इंटरप्रिटेशन ऑफ MRTS क्या रहेगी? द फर्म कैन सब्सटीट्यूट 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल बाय एम्प्लॉइंग 7 एडिशनल यूनिट्स ऑफ लेबर. ये इंपॉर्टेंट है कि जब एक फर्म 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज़ करती है तो वो 7 एडिशनल यूनिट्स ऑफ लेबर यूज़ करती है. आउटपुट रिमेन्स अनचेंज्ड. आउटपुट वैसे का वैसा रहेगा ड्यूरिंग द सब्सटीट्यूशन. दिस रिफ्लेक्ट्स
The technological relationship between labor and capital, a lower MRTS indicates diminishing substitutionally, meaning that as more labor is used, capital become more valuable. ठीक है, तो 7 अतिरिक्त इकाई श्रम के प्रयोग से 3 इकाई पूंजी की बचत की जाती है और उत्पादन स्तर पर परिवर्तन होती है. डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन हम कैसे करेंगे? लेबर इज मेजर्ड हॉरिजॉन्टल पे एक्सिस पर लाएंगे, कैपिटल वर्टिकल पर, और आइसिक्वेंट जो वर्ड है वो कितना होगा इस बार नीचे की तरफ होगा. ठीक है, हाँ जी, ये सब आप कर लेना. 8वें प्रश्न पर चलते हैं. क्वेश्चन 8 क्या पूछना चाहता है? पैमाने के बढ़ते घटते स्थिर प्रतिफल को परिभाषित करते और दिखाए. इनमें से प्रत्येक को समझने के लिए आइसोकांट मानचित्र का उपयोग कैसे किया जाता है? डिफाइन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट returns to scale and how much can isoquant map explain each one of them. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला. आई थिंक मैंने ये पढ़ा हुआ है. हाँ जी, तो कहीं पे पढ़ा हुआ है किसी एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. रिटर्न टू स्केल एंड आइसोक्वेंट मैप. मीनिंग ऑफ रिटर्न क्या रहेगा? इसका मीनिंग क्या होता है? रिटर्न टू द स्केल रेफर्स टू द चेंज इन आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन. आपने एक प्रोडक्शन लाइन को बनाने के लिए कुछ X/Y/Z आपने जो है प्रोडक्ट का मटेरियल यूज़ किया है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इनको चेंज कर देते हो, आगे पीछे भी कर दो या फिर इनकी प्रोपोर्शन ऊपर नीचे कर दो. इफ़ ऑल इनपुट सच एज लेबर कैपिटल आर इंक्रीज बाय द सेम प्रोपोर्शन, दोनों लेबर बढ़ा दी जाए और कैपिटल दोनों एक साथ बढ़ाएंगे, तो द रिजल्टिंग चेंज इन द आउटपुट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द रिटर्न ऑफ स्केल. फिर जो रिजल्ट आएगा वो रिटर्न ऑफ स्केल जो है वो डिटरमाइन करेगा जो भी आउटपुट आपका आ रहा है. प्रतिफल रिटर्न टू स्केल एवं सम उत्पादक वक्र क्या होता है? प्रतिफल में आकाश यह परिवर्तन है जो दीर्घकाल में तब होता है जब श्रम पूंजी आदि सभी उत्पादन कारकों में समान अनुपात से वृद्धि की जाती है. उत्पादन में होने वाली परिवर्तन के आधार पर प्रतिफल 3 प्रकार के होते हैं. किस किस होते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू सेल, यानी कि बढ़ते प्रतिफल. हाँ जी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू सेल ओकर व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेज बाय ग्रेटर प्रोपोर्शन देन द इंक्रीज इन इनपुट्स. इनपुट नहीं बढ़ रहे लेकिन आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. ठीक है, तो एग्जांपल कैसे दे सकते हैं हम? बेटर डिवीजन ऑफ लेबर, आपने लेबर को बहुत अच्छे से डिवाइड किया. स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी, एफिशिएंट यूज ऑफ मशीनरी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ सेल. कैसे करेंगे? श्रम विभाजक एवं विशेषकरण, बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाएं और मशीन की कुल उपयोगिता. ठीक है, स्थिर प्रतिफल यानी कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल कैसे करेंगे? आइसोक्वेंट एक्सप्लेनेशन हम पहले करेंगे. आइसोक्वेंट मैप इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल शोन व्हेन द सक्सेसिव आइसोक्वेंट गेट्स क्लोजर टू ईच अदर. We move away from the origin. This indicates that the smaller increases in inputs is needed to obtain the same increase in the output. हाँ जी, कांस्टेंट रिटर्न ऑफ सेल पर आते हैं. कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल एग्जिस्ट टू द आउटपुट इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन एज इनपुट. आउटपुट जितना आपने इनपुट बढ़ाया उतना ही आपका आउटपुट भी बढ़ के आया है. इफ द इनपुट्स आर डबल्ड, आउटपुट ऑल्सो डबल्ड. आइसोक्वेंट एक्सप्लेनेशन हम कैसे करेंगे? यहाँ पे जो आपका आइसोक्वेंट है वो इक्वल रहेगा. ठीक है, जब उत्पादक कारकों में जितने प्रतिशत वृद्धि की जाती है उत्पादन में उतने ही अनुपात बढ़ जाता है. ठीक है, तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द सेल, घटते प्रतिफल. तो जब आपका घटे तो क्या करेंगे? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द सेल ऑकर व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस बाय अ स्मॉलर प्रोपोर्शन. डिक्रीज कब होगा आपका रिटर्न? जब आउटपुट जो है वो बहुत छोटे प्रोपोर्शन में आ रहा है. द इंक्रीज इन इनपुट्स आर डबल्ड, इनपुट को डबल कर दिया फिर भी आउटपुट इंक्रीजेस बाय लेस देन डबल एंड फर्म फेसेस अ डिक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल. कारण क्या हो सकता है? मैनेजरियल इनएफिशिएंसी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो सकती है, लिमिटेड कंट्रोल एंड लार्ज ऑपरेशन. प्राबंधकीय अक्षमता, संवयन की समस्या और संगठन की अत्यधिक विस्तार. आइसोक्वेंट इसका क्या रहेगा? फार्दर अपार्ट रहेंगे, वो एक दूसरे से दूर दूर रहने वाले हैं. ठीक है, हाँ जी. मार्जिनल रिवेन्यू एंड इट्स शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड्स.
तो मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब क्या रहेगा, पहले तो हम ये देखेंगे। हाँ जी, मीनिंग मार्जिनल रिवेन्यू इज द एडिशनल रिवेन्यू अर्न बाय द फर्म फॉर सेलिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। एक आउटपुट को बेचने से जो फर्म है उसको जितना रिवेन्यू मिला है वो करेंगे। इसको कैसे करेंगे, डेल्टा टी आर बाय में डेल्टा क्यू, ठीक है। टी आर क्या है, हमारी टोटल रिवेन्यू है, और क्यू क्या है, क्वांटिटी सोल्ड है, कितना बेचा था और कितना हमें आया है। टी आर है कुल आय है और उत्पादन मात्रा, ठीक है। तो नीचे की ओर ढलान वाली मांग वक्र स्थिति में समीया आए। मार्जिनल रिवेन्यू अंडर डाउनवर्ड स्लोप कर्व, टू सेल एक्स्ट्रा यूनिट द फर्म मस्ट लोअर द प्राइस। एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के लिए उनको प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ेगा। द लोअर प्राइस नॉट ओनली एडिशनल यूनिट बट ऑल्सो प्रीवियस यूनिट्स को भी वो कंसीडर करता है। एज अ रिजल्ट मार्जिनल वैल्यू इज लेस देन द प्राइस। मार्जिनल वैल्यू प्राइस से कम हो जाएगी, ठीक है। सीमांत आय की वक्र स्वरूप, द मार्जिनल रिवेन्यू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड की तरफ आएगा। इट लाइज बिलो द डिमांड कर्व, इट हैज़ सेम इंटरसेप्ट ऑन द प्राइस एक्सिस एज द डिमांड कर्व। द MR curve cuts the quality axis at half level where the demand curve cuts in। हाफ लेवल पे वो जो क्वांटिटी एक्सिस है वो कट हो जाएगा, ठीक है। सीमांत आय वक्र आय अक्षत को मांग वक्र की तुलना आदि मात्रा काटता है। यह माह के नीचे स्थित होता है, ठीक है। हाँ जी, 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज मीन बाय फैक्टर न्यूट्रल टेक्निकल चेंज फॉर अ प्रोड्यूसिंग फर्म, यानी कि किसी उत्पादक फर्म के लिए कारक तटस्थ तकनीकी परिवर्तन में क्या तात्पर्य है। बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं। मेन बॉडी से हम स्टार्ट करेंगे। मुख्य भाग, कारक तटस्थ तकनीकी परिवर्तन। अ factor neutral technical change, a factor neutral technical change refers to a technological improvement that increases the productivity of all factors production proportionally without favoring either labor or capital। बिना कैपिटल और लेबर को फेवर किए जब सभी के सभी प्रोडक्शन जो इक्वली प्रोड्यूस हो रहे हो तो वहाँ पर हम न्यूट्रल टेक्निकल चेंज कहेंगे। द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल रिमेन अनचेंज, सेम रहता है। द फर्म कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट विद सेम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। सेम इनपुट डालकर वो डबल आउटपुट निकाल सकते हैं। द इनपुट प्रोपोर्शन रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बाद भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बाद भी इनपुट और आउटपुट सेम ही रहेगा, ठीक है। श्रम पूंजी अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फर्म समान कारक संयोजन के अधिक उत्पादक की कर सकती है। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आई होप कर लेंगे। हम महत्व देखते हैं उत्पादन दक्षता के वृत्त, यानी कि इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी यूनिफॉर्मली, एनकरेजेस बैलेंस ग्रोथ होता है, ठीक है। ये अगर ये कम भी लगता है तो फिर भी डबल आउटपुट आ रहा है तो ये अल्टीमेटली तो फायदा ही कर रहा है। डज नॉट डिस्टोर्ट फैक्टर यूसेज, कारक संचारक में वृद्धि नहीं। इकोनॉमिक कॉस्ट इनवर्सेस अकाउंट, यानी कि आर्थिक लागत एवं लेखांकन लागत के अंतर। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अ फर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर। इट इंक्लूड्स बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, आर एक्चुअल मॉनेटरी पेमेंट्स दैट इज मेड बाय फर्म सच एज वेजेस, रॉ मटेरियल और रेंट एंड इंटरेस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होता है वो प्रोडक्ट को बनाने में जो भी आपका कैपिटल लगा है। इम्प्लिसिट कॉस्ट रहेगा opportunity cost of using firms own resources, owners time and effort, use of self own land and capital, forgery salary, यानी कि जब ओनर खुद की चीज़ों पर वो कैपिटल यूज़ करता है तो उसको कहेंगे लेखांकन लागत। केवल वे व्यय शामिल होते हैं जिनका भुगतान नगद किया जाता है, जिसमें मजदूरी, कच्चा माल, किराया आदि। आर्थिक लागत में लेखांकन लगन साथ साथ अप्रशस्त लगाए जाते हैं, जिसमें स्वामी का स्वयं का श्रम, स्वयं की भूमि या पूंजी का उपयोग या त्याग की गई आया, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं। इफ एन एंटरप्रेन्योर यूजेस हिज ओन बिल्डिंग फॉर बिजनेस, नॉट रेंट इज पेड बट द रेंट दैट कुड हैव बीन अर्नड इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक ओनर है, उसने क्या किया, उसने खुद की ही बिल्डिंग में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जो रेंट वो पे कर सकता था वो क्या हो गई, हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई कि कर तो सकता था लेकिन प्रॉफिट क्या हुआ कि नहीं करना है। हेंस इट इज़
इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक कॉस्ट बट नॉट अकाउंटिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट होएगी, अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं होएगी। तो यहाँ से इकोनॉमिक कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। 10वां प्रश्न पूछता है कि यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड डिमांड कर्व एक्सप्लेन हाउ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी इज डिटरमाइंड ऑफ अ प्राइस टेकिंग फर्म विद नो संक कॉस्ट। हाँ जी, तो देखते हैं, मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग अ क्वांटिटी ऑफ अ प्राइस टेकिंग फर्म, यानी कि प्राइस टेकिंग फर्म के लाभ अधिकतम करने के लिए उत्पादन मात्रा। मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल कॉस्ट इंक्योर्ड बाय प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, ये एडिशनल कॉस्ट होती है जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आपने x इनपुट दिया लेकिन 2x जब आपका 2y आपका आउटपुट आया, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। यह वह अवधि लागत है जो एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन होती है। एवरेज कॉस्ट, यह प्रति यूनिट उत्पादन की औसत लगता है जो कुल लागत के उत्पादन मात्रा के विभाजित करके निकली है, यानी कि एवरेज कॉस्ट is total cost per unit of output calculated as total cost divided by the quantity of the output. Demand curve of price taking firm. In perfect competition, the curve is price taker, so the demand curve is perfectly elastic. वो horizontal रहेगा at the market. This means the firm can sell any quantity at a prevailing price but cannot change the higher price. ठीक है, price taking firm की demand curve. Profit making rules क्या रहेंगे? A firm maximizes profit when MC is equal to MR. माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला रूल क्या होता है, अगर आपको प्रॉफिट करना है तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होना चाहिए। फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म MR इज इक्वल टू प्राइस बिकॉज द फर्म एक्सेप्ट्स मार्केट प्राइस। ठीक है, लाभ अधिकतम जब होता है तब MR और MC इक्वल होएगा। ठीक है, प्राइस टेकिंग फर्म क्या होएगा, MR इज इक्वल टू P। यदि MC इज स्मॉलर देन P तो फर्म के उत्पादन बढ़ जाना चाहिए। यदि MC इज ग्रेटर देन P तो उत्पादन घटना चाहिए। AC यह दर्शाता है कि फर्म लाभ में है या हानि में, और इफ़ P इज ग्रेटर देन AC तो फर्म लाभ में है, P छोटा है तो फर्म हानि में है। इफ़ MC इज स्मॉलर देन P तो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। अगर MC बड़ा है P से तो प्रोडक्शन घट जाती है। AC हेल्प्स आइडेंटिफाई वेदर फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस। AC से हमें पता चलता है कि जो फर्म है वो नुकसान में यानी कि प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। इफ़ P इज ग्रेटर देन AC तो फर्म प्रॉफिट कमा रही है, और P अगर छोटा है तो A जो है वो लॉस कमा रही है। ठीक है, ग्राफिकल इलस्ट्रेशन हम करेंगे, उदाहरण से बात करेंगे। कंसीडर अ फर्म विद मार्केट प्राइस $10। ठीक है, द MC कर्व इंटरसेक्ट्स द प्राइस एट अ 50 यूनिट ऑफ आउटपुट। एट दिस पॉइंट MC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू P। ठीक है, इफ AC इज 50 यूनिट्स अंटिल $8, द फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ $10 इंटू 50, तो क्या आएगा, $100 उसका हो जाएगा। आइसोक्वेंस का नॉन इंटरसेक्शन ऑफ आइसोक्वेंस नहीं होना। डेफिनेशन, एंड आइसोक्वेंस शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। दो चीज़ें जो सेम आउटपुट देती हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रीजन आइसोक्वेंट कैन नॉट इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती है? यदि दो आइसोक्वेंट मिलते हैं तो इसका मतलब है वह इनपुट संयोजन अलग अलग उत्पादन स्तर पर है। इफ टू आइसोक्वेंट इंटरसेक्ट्स इट इम्प्लाइज दैट द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कैन प्रोड्यूस टू डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट्स। दिस इज technically impossible as a given input combination cannot produce two different quantities. एक इनपुट दो क्वांटिटीज़ को नहीं जो है वो दे सकता है। therefore isoquants are convex and non intersecting. तो isoquants कैसे होंगे, कॉन्वेक्स होंगे और इंटरसेक्ट वो एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे, रिफ्लेक्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन एंड कंसिस्टेंसी इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या रहेगी, आर्थिक महत्व क्या रहेगा? इंसोक्वेंस का ना मिलना उत्पादक निर्णयकर्ता और स्थिरता निश्चित करता है। फर्म इनका उपयोग दिए गए आउटपुट स्तर पर लगातार न्यूनतम करने वाले इनपुट संयोजन का खोज करती है, यानी कि द नॉन इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी इंश्योर्स logical and consistent prediction decisions. Firm can use isoquants to find most efficient combination of inputs to minimize the cost while maintaining the given output. यानी कि कोस्ट को कम से कम करके आउटपुट को ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग निकालना चाहते हैं, इसी को हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कहेंगे। और यहीं पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं।
है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, सब्जेक्ट आसान है, ध्यान से पढ़ोगे एक बार, बिल्कुल ध्यान से, तो फिर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक नंबर प्रोवाइड किया गया है, अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको नोट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पर जाकर कनेक्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।